students, welcome to RT Academy. And myself, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब हाजिर हूँ फिर से एक नए एनर्जी के साथ एक नया वीडियो लेकर के जो बेस्ड है हमारा मीजल्स एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट पे। आपका लास्ट वीडियो आपको याद होगा, हमने काफी टेक्निकल टर्म को समझा था और वो टेक्निकल टर्म हमारा था रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, जहां पर हमने एक डीएनए से दो डीएनए बनाने का प्रोसेस को समझा। वहां पर हम जान सके थे कि आखिर क्यों एक डीएनए से डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि हर एक सेल को जरूरत है डीएनए की। डीएनए नहीं तो कैरेक्टर नहीं, और कैरेक्टर नहीं तो सेल का कोई वजूद नहीं। इसलिए हमें पढ़ना पड़ा था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हमने वहां पे टूल्स को जाना था। कई सारे टूल्स यानी हमारे एंजाइम्स मौजूद थे, प्राइमर्स थे, जिन्होंने एक डीएनए से दो डीएनए बनाने में मदद करी। आपको वहां पे एक चीज याद होगी कि जब मैंने बताया था कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, जब उनसे टू डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो एक डीएनए उसमें ओल्ड स्ट्रैंड होती है यानी पैरेंटल चेन होती है, और दूसरी न्यू चेन होती है, न्यू स्ट्रैंड होती है। ये मैंने आपको बताया था। एक चेन पैरेंटल, एक चेन न्यू। और मैंने बोला था कि इस चीज को बोला गया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड। आज उस सेमी कंजर्वेटिव मेथड का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे हम लोग कि क्या ये सही बात थी जो बोला गया था कि रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जहां पर एक चेन, एक स्ट्रैंड हमारी पैरेंटल थी और दूसरी स्ट्रैंड हमारी न्यू थी। चलिए इस राज का खुलासा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। मीजल्स एंड स्टार्स के एक्सपेरिमेंट के थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि हाँ, डीएनए की चेन जब न्यू डीएनए फॉर्मेशन होता है तो एक चेन उसकी पैरेंटल होती है और अदर चेन उसकी जो होती है न्यू चेन होती है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मीजल्स एंड स्टाल ने जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट भी टेक्निकली था, थोड़ा सा केमिकल यहां पर मिलेगी आपको चीजें, फिर डरिएगा नहीं। थोड़ा सा अपने स्टाइल में आपको लेके चलता हूं कि हुआ क्या था उस जगह पे। चलिए तो समझते हैं एक्सपेरिमेंट को। क्या था एक्सपेरिमेंट? मीजल्स एंड स्टाल का बेस किस था? देखिए, अधिकतर जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं वो एक्सपेरिमेंट हमने ई कोलाई बैक्टीरिया पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इसलिए अवेलेबल है और आसानी से हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में करना क्या था? हमें किसी तरीके से ये पता लगाना था कि आखिर एक चेन न्यू, एक चेन ओल्ड कैसे हमें मिले। डीएनए की जो चेन बनती है वो चेन न्यू चेन में एक चेन हमारी ओल्ड है और दूसरी चेन हमारी नई है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारी क्या रेड वाली हमारी पैरेंटल चेन है, रेड वाली हमारी पैरेंटल चेन, एंड जो आप ब्लू देख रहे हैं ये हमारी है न्यू चेन। न्यू स्ट्रैंड आप जानते थे, न्यू स्ट्रैंड के बारे में कोई लीडिंग है तो कोई लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ये पैरेंटल, और इसको प्रूव करने के लिए हमने दो टाइप के केमिकल कंपोनेंट को लिया। हमने 15 एम नाइट्रोजन वाले NH4Cl को लिया। पहला देखिए कहां से हम नाइट्रोजन क्यों ले रहे हैं इसे, क्योंकि नाइट्रोजीनस बेस पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड में, और नाइट्रोजीनस बेस के लिए हमने जो नाइट्रोजन रखा है, आइसोटोप रखा है नाइट्रोजन का, हैवी रखा है, 15 एम रखा है। ये नॉर्मल नाइट्रोजन से हैवी होता है और ये हैवियर नाइट्रोजन होगा, ये हमारा हैवी नाइट्रोजन है। सेकेंड थिंग हमने क्या करी, हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं 15 एन मीडियम में जो हैवी नाइट्रोजन है। एक दूसरा हमने मीडियम लिया 14 एन का, ये भी 14 एन का NH4Cl लिया, यानी यहाँ पे NH4Cl में जो नाइट्रोजन है वो 14 एन का था, ये लाइट होता है।
कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताता हूँ, फिर एनसीईआरटी पे लेकर चलता हूँ। हमने 2 टाइप के कल्चर को मेंटेन किया, 2 टाइप के कल्चर को मेंटेन किया। एक हमने बैक्टीरिया को कल्चर किया 15NH4Cl में, यानी कोई भी हम बैक्टीरिया ले लें या कोई हम कॉनिकल फ्लास्क ले लें, उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने जो बैक्टीरिया लिए हैं वो बैक्टीरिया किस मीडियम में पड़े हैं, 15N वाले मीडियम में पड़े हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया हमारे 15N वाले मीडियम में पड़े हैं। एक दूसरा हमने कल्चर लिया है यहाँ पर, हमने लिया है जो मीडियम लिया है वो लिया है प्रोटीन नाइट्रोजन। जब बैक्टीरिया 15N में होगा तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, क्योंकि कोई बैक्टीरिया होता है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है। यानी अगर सिंगल कोई बैक्टीरिया है तो ये आफ्टर 20 मिनट्स 20 मिनट बाद इसकी फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी ये एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारा 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट ये बताने के लिए कि डीएनए में एक चेन पैरेंटल है, एक चेन न्यू है, इस चीज का पता लगाने के लिए रिजल्ट हमें 20 मिनट में मिल जाएगा, और वो केवल बैक्टीरिया ही दे सकता है इतनी फास्ट रिजल्ट। इसलिए हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को चूज किया। ई कोलाई बैक्टीरिया जब अपने आप को डिवाइड करेगा तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक तरीके का सेल डिवीजन है। एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में 1 से 2 होगा, तो यार मेरे भाई सिंपल सी एक बात समझना कि अगर एक बैक्टीरिया 1 से 2 हो रहा है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी 20 मिनट में हमें 1 से 2 मिल जाएगा। 1 से 2 मिल जाएगा, फिर ऐसे हम और जनरेशन कराएंगे, 2 से 4 मिलेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर हम इस बैक्टीरिया को अगर 15N वाले में रखते हैं तो बैक्टीरिया को 1 से 2 डीएनए बनाने के नाइट्रोजिनस बेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो नाइट्रोजिनस बेस कहां से ले रहा है, कौन सा ले रहा है? अगर हमने उसको 15N वाले NH4Cl में रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, 15N वाले को एब्जॉर्ब करेगा, 15N वाले कल्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है यहां से। यानी कि ये जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा ये डीएनए हैवी होगा, ये जो डीएनए बन रहा है ये डीएनए हैवी होगा। क्यों हैवी हो रहा है? बिकॉज ई कोलाई को हमने ग्रो किस मीडियम में किया है, 15N के मीडियम में किया है। और अगर 15N के मीडियम में करते हैं तो बैक्टीरिया जब 1 से 2 होगा तो वो अपना डीएनए भी 1 से 2 करेगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा तो वो जो नाइट्रोजिनस बेस को एब्जॉर्ब करेगा वो कर रहा है 15N वाले नाइट्रोजिनस बेस को एब्जॉर्ब करेगा। कई पीढ़ी तक जब हम ये करा लेंगे तो हमें आखिरी में जो बैक्टीरिया मिलेगा, आखिरी में जो हमें बैक्टीरिया मिलेंगे, इस बैक्टीरिया में क्या होगा, इस बैक्टीरिया में हमारा 15N वाले डीएनए आ जाएंगे, 15N वाले डीएनए, सारे 15N वाले डीएनए आ गए, प्योर 15N वाले डीएनए। जब हमने कई बार करा कि हो सकता है ई कोलाई में पहले नॉर्मल नाइट्रोजन थी तो लाइट रही होगी, लेकिन जब हम कई जनरेशन तक कराते चले जाएंगे, उसी मीडियम में ग्रो करते चले जाएंगे, तो कुछ जनरेशन के बाद जो बैक्टीरिया हमें मिलेगा उस बैक्टीरिया में 15N वाला नाइट्रोजन होगा। ये बात समझ में आ गई? एक कल्चर मीडियम यानी एक ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने 15N में ग्रो किया, आखिरी में हमें 15N वाले बैक्टीरिया मिले, और ये बैक्टीरिया को जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से देखेंगे टेस्ट ट्यूब में तो ये बैक्टीरिया हमें यहाँ पर अगर देखें हैवी वाला है, यहाँ हाइब्रिड हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर पे लाइट तैरते रहते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमको मिल रहा है वो बैक्टीरिया हमें हैवी वाले इस जगह पे मिलेंगे, इस लेवल पे नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या था, उनमें था 15N, उनमें था 15N वाला, वो आपको नीचे मिलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? पहला क्या प्रोसेस अपना रहे थे, मीजल सेल स्टार बैक्टीरिया था, और वो जो कल्चर मीडियम था उसमें 15N नाइट्रोजन था। अनदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मीजल सेल स्टार, उन्होंने क्या किया, एक तरफ 14N वाला लिया, यहाँ पे इन्होंने जो मीडियम यूज किया वो मीडियम 14N वाला था। और जब इन्होंने 14N वाला लिया तो यहाँ पर भी हमें कई जनरेशन के बाद जो बैक्टीरिया मिले
वो बैक्टीरिया हमने कई जगह से कराया, वो बैक्टीरिया जो मिले हमको, उन बैक्टीरिया में नाइट्रोजन हमारा 14N वाला था। 14N, and you got very well कि 14N वाला था। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पे ये नाइट्रोजन का जो लेवल आपको दिखेगा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा लाइट हल्के रूप में। तो लाइट वाले सरफेस पे है, हैवी वाले टेस्ट ट्यूब के बेस पे है, ये हमारा है 14N और बीच अभी खाली है। अगर कोई बैक्टीरिया, देखिए हमने 15N का ना हैवी अलग बना लिया, लाइट अलग बना लिया। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर 15N वाले को हम 14N वाले कल्चर में ग्रो कर दें तो क्या होगा? 15 वाले को अगर 14N वाले कल्चर में डाल दे तो क्या होगा? 15N का बैक्टीरिया जब 1 से 2 करता है तो वो 14N वाले नाइट्रोजनस बेस को लेगा। यानी एक चेन तो लाइट होगी डीएनए में और दूसरी चेन क्या होगी? हैवी होगी। दोनों अगर लाइट और चेन हैवी आ गए तो ना हमारा बैक्टीरिया लोअर सरफेस पे जाएगा ना अपर सरफेस पे, वो मिडिल पे आ जाएगा। और अगर मिडिल पे आ जाता है तो इससे प्रूव हो जाता है कि एक चेन लाइट है और एक चेन हैवी है। ये था बेस मीजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता था कि डीएनए की चेन जब बनती है रेप्लिकेशन में तो वो हाइब्रिड चेन होती है, एक चेन हैवी होगी, एक चेन लाइट होगी। ये कैसी लाइट और चेन हैवी आई? भाई 15N का था, यानी जो बैक्टीरिया था इसके पास क्या था? 15N वाला डीएनए। देखिए ये बैक्टीरिया था, इसके पास 15N वाला डीएनए था, लेकिन हमने कहाँ रख दिया इसको? 14N रख दिया है। तो सिंपल सी बात है यार कि जो 14N वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया 1 से 2 होगा तो ये अपने डीएनए को 1 से 2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्योंकि जब अपने सेल को 1 से 2 कर रहा है तो डीएनए भी 1 से 2 को बनाएगा। लेकिन डीएनए के लिए जो ये बेस ले रहा है नाइट्रोजन, वो कौन से ले रहा है? वो ले रहा है 14N वाला। इसलिए इसकी एक चेन लाइट हो जाती है यानी 14N वाली और एक चेन हैवी। तो ये व्हाइट वाली 14N की होती है चेन एंड ये डार्क वाली 15N की होती है चेन। 14 और 15 दोनों मिल रहा है। इसी को तो बोला था क्या, मीजल्सन ने बोला क्या? इसको बोला सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब आधा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये था बेस हमारे मीजल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना था, क्या किया मीजल्सन एंड स्टाहल ने। अब चलते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक पे कि एनसीईआरटी इसको कैसे शो करते। तो देख लीजिए अच्छे से वीडियो को। कहां पर था? हमने 2 मीडियम बनाए। एक मीडियम में कल्चर मीडियम से बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसमें सुक्रोज पड़ा है, ये सब केमिकल पड़े हैं। उसमें जो हमने नाइट्रोजन यूज करी वो 14N वाली एक में नाइट्रोजन यूज करी, एक में 15N वाली नाइट्रोजन यूज करी हमने। 15N हैवी था, यानी यहां से जो बैक्टीरिया बनेगा उस बैक्टीरिया में हैवी डीएनए बनेंगे। 14N में जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा उस बैक्टीरिया में 14N यानी कि लाइट डीएनए बनेंगे। और अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब में हम ये बैक्टीरिया के कल्चर को डाल देंगे और मूव कराएंगे, तो जो हमारे लाइट वाला है ये टॉप पे दिखाई पड़ेगा सरफेस, वो भी हल्का है, ये ऊपर दिखाई पड़ेगा, और जो हमारी हैवी होता है वो नीचे दिखाई पड़ेगा। फिर स्टाहल ने क्या किया? मीजल्सन स्टाहल ने 15N वाले बैक्टीरिया को 14N में डाल दिया, 14N वाले कल्चर में डाल दिया। और जब जनरेशन कराया तो सिंपल सी बात है 15 ने अपना डीएनए बनाने के लिए 14N को ले लिया, तो एक चेन 14N की बन गई, एक चेन 15N की बन गई। और जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा तो वो हमारे किस जगह पे आ रहा था? टेस्ट ट्यूब के मिडिल पे आ रहा था, यानी ना लाइट था ना हाइब्रिड था, हैवी था, वो क्या था? हाइब्रिड था, इसीलिए बीच में फ्लोट कर रहा था। क्योंकि एक चेन लाइट भी है उसमें जो उसे हल्का करता है, एक चेन हैवी है जो उसे भारी कर रहा है, इसलिए वो कहां चला है? मिडिल में। और इसी से प्रूव हुआ कि डीएनए क्यों बीच में आ गया, क्योंकि एक लाइट चेन है और एक हैवी चेन है, जिससे प्रूव होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, जहां पर एक चेन पेरेंट की है, दूसरी चेन हमारी न्यू स्ट्रैंड है। चलिए एनसीईआरटी पे आते हैं। 15N कल्चर, 14N का कल्चर, दो अलग-अलग कोनिकल फ्लास्क में हमारे मीजल्सन एंड स्टाहल ने बैक्टीरिया को लिया। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बैक्टीरिया है, हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया 15N में और 14N में। ठीक है? They prepared 2 culture media of E. coli. One preparation contained 15NH4 Cl salt, 15N heavy isotope of nitrogen.
So 15N was incorporated into both strand, bacterial DNA and DNA became heavier. DNA क्या हो गया? Heavy हो गया, क्योंकि दोनों चेन उसमें heavy थी, दोनों 15N की थी, heavy थी, उसने heavy कर दिया उसको. Other preparation contain 14N salt. हमने अब क्या लिया? 14N वाला, अभी 15N था, अब 14N लिया और जो हमारा DNA मिला वो DNA क्या हो गया? हमारा lighter DNA था. These two types of DNA can be separated by CCCSCl density gradient. इसका मतलब होता है silicium chloride. हमें जो डेंसिटी ग्रेडियंट बनाना था, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में डेंसिटी किसी कैसी है, तो उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन डालना पड़ा, वो था सिलिशियम क्लोराइड. ये जब हमने सॉल्यूशन डाला और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किया तो हुआ क्या? They took E. coli cells from 15N medium and transfer into 14N. जैसा मैंने बताया 15N वाले को ग्रो करके कहां डाल दिया? 14N वाले कल्चर मीडियम. अब क्या हुआ? After one generation means 20 minutes. मैंने बोला था बैक्टीरिया अपने एक जनरेशन को 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है. They isolate. उन्होंने भाई जब एक 15 को 14 में डाल दिया, 20 मिनट का वेट किया, फर्स्ट जनरेशन का वेट किया, जैसे 20 मिनट ओवर हुए कि ऐसा करो बिल्कुल बाहर निकालो. फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया डीएनए को. इट डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट. उनकी जो डेंसिटी थी वो कैसे मिली? इंटरमीडिएट. हाइब्रिड देखिए एनसीईआरटी कैसे डायग्राम को दिखाता है. जब वो 15N वाला था तो टेस्ट ट्यूब, आप डायग्राम को ऐसे देखिएगा, बुक को थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा तो टेस्ट ट्यूब में वो नीचे आ जाएगा. देखिए बॉटम पे आ रहा है. क्यों बॉटम पे आ रहा? क्योंकि हैवी था. लेकिन जब उन्होंने मिक्स कर दिया 15N और 14N को साथ में, तो अब वो बॉटम पे ना रहा, ना ही वो सरफेस पे रहा, वो कहां गया? मिड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. मिड ऑफ द टेस्ट ट्यूब शो करता है कि एक चेन 14N की थी तो दूसरी चेन क्या थी? 15N की थी, क्योंकि मिड पे. अगर ये टॉप पे आ जाता तो हम कहते केवल 14 है. गलत है मेजर से स्टार का एक्सपेरिमेंट. लेकिन वो बीच में आया. बीच में आने का मतलब उसने हाइब्रिड्स हो किया, और हाइब्रिड का मतलब दोनों चेन थी 15N और 14. देखिए जब हमने 15N को वेट किया डाल करके कहां पर? 14N कल्चर में, तो F1 जनरेशन में जब पहली पीढ़ी आई 20 मिनट बाद, वो उसमें तो हमें दोनों चेन्स का मिली हाइब्रिड मिली. फिर अभी भी उसको हमने पढ़ा रहने दिया 14N में ही, और हमने फिर सेकंड जनरेशन का वेट किया. तो सेकंड जनरेशन जो कि 40 मिनट्स बाद हो गई. फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स, देन सेकंड जनरेशन बाद यानी 40 मिनट्स. आफ्टर 40 मिनट्स हमें 2 लाइट चेन्स मिली और 2 हेवियर चेन, 2 हाइब्रिड चेन्स मिली. दोनों इक्वल अमाउंट मिले. वही लिखता है कि आफ्टर सेकंड जनरेशन देयर वाज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए. क्योंकि लाइट 14N वाला ही पड़ेगा. तो भाई अगर सोचिए 14N वाला पड़ा था, मैं इसको अपने से स्टार्ट करता हूँ. देखिए ये एक मैं हाइब्रिड चेन बना रहा हूँ, रेड एंड ग्रीन. सॉरी ग्रीन दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, रेड एंड पर्पल लेते हैं. रेड एंड पर्पल. रेड वाला जो चेन है ये हेवी चेन है, एंड ये पर्पल वाला ये लाइट है. मैं ऐसा शो करता हूँ लाइट को, इससे हाइब्रिड को. सोचिए अगर ये बैक्टीरिया था, कवर कर देंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा. इस बैक्टीरिया को हमने किस कल्चर मीडियम में डाला? 14N में डाला. 14N के मीडियम में डाला. अगर ये बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाएगा तो इसका डीएनए भी 1 से 2 होगा. बैक्टीरिया में कितने तरह क्रोमोसोम्स होंगे? बट जितने भी हो एक डीएनए को हम लेके देख रहे हैं कि अगर एक डीएनए 1 से 2 होगा तो सारे डीएनए में ही चल रहा है. अगर ये बैक्टीरिया 1 से 2 हो रहा है तो सोचिए ये लाइट चेन कौन सा लाइट लेगी? 14N वाला लेगा. यानी एक लाइट चेन 2 लाइट बन गई, एक डीएनए बन गया. दूसरा देखिए ये हाइब्रिड है. अब हाइब्रिड तो केवल एक ही था, मैंने रेड वाला अगर अपने से डीएनए बना रहा है तो ये भी 14N वाले को लेगा. देखिए 14 वाला ये कब काम हुआ? ये एक डीएनए के साथ हुआ कब? फर्स्ट जनरेशन में, यानी 20 मिनट. आफ्टर 20 मिनट्स डीएनए 1 से 2 बना, लेकिन एक लाइट चेन बनी और फिर से एक हाइब्रिड. अब इसी का जस्ट डबल कर लीजिए. आफ्टर 40 मिनट्स यानी सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा? जस्ट डबल. 2 हमें मिल जाएंगे क्या? लाइट. 2 चेन्स हमें क्या मिल रही है? लाइट की मिल रही है, और 2 चेन्स हमें मिल रही है, 2 चेन्स हमें मिल रही है हाइब्रिड. जस्ट डबल हो गए. 2 हमें लाइट चेन्स मिली हैं, 2 लाइट चेन है, एंड 2 आपकी हाइब्रिड चेन. 2 चेन मिल गई, 2 लाइट एंड 2 हाइब्रिड चेन मिल गई इनको. तो
ये क्यों हो रहा, आपने देखा तो कि 14N कल्चर में रखा था, 15N की एक ही चेन थी, 15 ने अपने डीएनए को बनाने के लिए 14N लिया। फिर से देखिए, एक डीएनए से क्या बताया था मैंने, एक डीएनए पेरेंटल है और एक डीएनए न्यू स्ट्रैंड है। न्यू स्ट्रैंड जिसने कौन सा कल्चर यूज किया, 14N का। इससे देखिए पर्पल हो गया, वो 14N का हो गया। इस तरीके से ये वही बोला गया, यही सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। और इस तरीके से मीजल्स एंड स्टार ने अपने आप को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये वही था जो मैंने बताया, फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, और फिर हमारे पास ये कंपोनेंट बने। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। फिर हमारे एक अनदर साइंटिस्ट भी आए, टेलर्स एंड कलीग्स, इनके 1958 में परफॉर्म किया एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन विक्सिया फाबा। एक तरीके की फाबा बीन्स होती हैं, उस बीन्स पे, ये बीन्स का प्लांट आप देख रहे हैं, इस बीन्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और पता लगाया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, जहां पर एक डीएनए स्ट्रैंड हमारा ओल्ड होता है या पेरेंटल होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, न्यू होता है। तो एग्जाम के लिए आपका याद रखिएगा, मीजल्स एंड स्टार पे एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। खासकर नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, कितने लाइट और कितने हेवी चेन्स बनते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आज आपका ये टॉपिक जो हमने पढ़ा, मीजल्स एंड स्टार का एक्सपेरिमेंट, ये समझ में आया होगा। आपने सबसे पहले मेरे बताए हुए पेज को पढ़ना है, जहां पर बेसिक चीजें मैंने बताई कि क्या मीजल्स एंड स्टार का बेसिक एक्सपेरिमेंट था, वो अगर आप समझ जाते हैं तो एनसीईआरटी की लाइंस कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी। और मैं अधिकतर हर एक लेक्चर में यही करता हूं, सबसे पहले आपको उस एनसीईआरटी का एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूं, उसके बेस को समझाता हूं, देन एनसीईआरटी की लाइंस में मानते हैं, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट करते रहें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बेस्ड होगा लेक्चर हमारा ट्रांसक्रिप्शन पे, जहां पर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।